दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आप सब कैसे हो। और आज की हमारी जो क्लास है ये B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर 3 की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका गठन कब हुआ और साथ ही इसकी कुछ समस्याएँ हैं जिनके बारे में देखेंगे और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कई सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे बिना स्किप किए क्लास को। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको B.Ed का सारा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी जा रही हैं। टॉपिक वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे ये माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है, इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ी। तो माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता हमें स्वतंत्रता के पश्चात अनुभव हुई। उसी आवश्यकता के कारण ही पहले ताराचंद समिति, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग और फिर उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इन्हीं के प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा का विकास हुआ और इसका ढांचा जो है वो बदल गया। केंद्र ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कर दिया। उसके बाद जो है कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं आईं। उसमें माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न पग उठाए गए। आप कह सकते हैं कि कई सारे जो हैं रास्ते अपनाए गए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे सभी प्रकार के विकास के लिए मनुष्य या मानव शक्ति को तैयार किया जाता है। आगे देखिएगा माध्यमिक शिक्षा का अर्थ क्या है और इसका गठन कब हुआ। तो देख लेते हैं क्या प्रक्रिया है माध्यमिक शिक्षा की। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह माना है कि प्राथमिक शिक्षा के उपरांत तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा के पहले जो समय विद्यार्थी अपने विद्यालय में बिताता है वही क्या है, माध्यमिक शिक्षा का समय है। किंतु इस समय में 1 या 2 वर्ष का अंतर पाया जाता है। एक समय था जब प्राथमिक शिक्षा कक्षा 4 पर ही खत्म हो जाती थी, यानी कि कक्षा 4 तक ही हम क्या कहते थे, प्राथमिक शिक्षा कहते थे। कक्षा 5 से लेकर के 7 तक की जो अवधि है उसे मिडिल स्तर की शिक्षा कहा जाता था। फिर कक्षा 8 से 10 तक मैट्रिक या एंट्रेंस की शिक्षा के बाद बोर्ड की परीक्षा होती थी। कक्षा 11 व 12 उस समय कॉलेज में इंटरमीडिएट के नाम से जाने जाते थे। फिर स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी पीजी जो है वो शिक्षा काल में 2 वर्षों का होता था उस समय। और उस समय 3 वर्ष की शिक्षा जो कक्षा 8 से लेकर के 10 तक की थी वही क्या थी, माध्यमिक शिक्षा मानी जाती थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा एक विद्वान ने कहा है कि इसके उपरांत उच्च माध्यमिक कक्षा 11 जो है यह भी माध्यमिक शिक्षा में मानी जाने लगी और कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा में मिलाकर इंटरमीडिएट समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद कक्षा 12 भी माध्यमिक शिक्षा में आ गया था। स्नातक शिक्षा भी 3 वर्ष की ही रही थी। इस प्रकार अब क्या होता है कि कक्षा 10 तक माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 12 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा कही जाने लगी है। मिडिल की जो परीक्षा होती है वो अब नहीं होती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कक्षा 7 तक की बोर्ड परीक्षा होती है। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा अब सारे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू है। कहा गया है कि 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में, उसका मानना था कि संपूर्ण देश में, सारे देश में एक जैसी ही शिक्षा रहे। और अब क्या था कि 10+2+3 प्रणाली सारे देश में लागू कर दी गई थी। कक्षा 10 का माध्यमिक, 12 पर उच्च माध्यमिक तथा 15 वर्ष की शिक्षा अवधि पर स्नातक परीक्षा प्रणाली लागू है। लेकिन दोस्तों अब जो शिक्षा नीति आई है, प्रेजेंट टाइम है जो 2020 की शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या है कि अब 10+2 वाली जो प्रणाली है इसे समाप्त करके एक अलग से नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले का 1968 का ही पूछा है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा माध्यमिक शिक्षा की समस्या और समाधान क्या है। तो पहली समस्या है उद्देश्यहीनता की, कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्यहीन होना माध्यमिक शिक्षा की सर्वाधिक विकट समस्या है।
इस शिक्षा का एकमात्र साधन उद्देश्य या तो शिक्षार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने योग्य बनाना है अथवा उन्हें लिपिक बनाना है। आज माध्यमिक विद्यालयों में से शिक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है जो यह नहीं बता सकते वे किस लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको आगे चल के क्या बनना है, तो कुछ बच्चों ने अभी तक कोई योजना ही नहीं बनाई है, कुछ चीज़ें उन्होंने सोची ही नहीं है, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो इसी समस्या से हमें निकलने के लिए कुछ यहाँ पर बताए गए हैं उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के द्वारा कि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षार्थियों में नेतृत्व शक्ति का विकास किया जाना और शिक्षार्थियों की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना और अवकाश जो छुट्टियां होती हैं बच्चों की उसके सदुपयोग की शिक्षा प्राप्त करना। तो इन सारे उद्देश्यों को बताया यहाँ पर उद्देश्यहीनता से निपटने के लिए। यानी कि ये जो उद्देश्य है ये क्या है, समाधान है, और समस्या हमारी क्या है, तो उद्देश्यहीनता हमारी समस्या है। अगली समस्या है कि अपव्यय व अवरोधन की समस्या। तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या केवल प्राथमिक स्तर पर ही नहीं होती बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी दिखाई देती है। माध्यमिक कक्षाओं में प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं यानी कि फेल होते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे विद्यालय की दयनीय दशा या अभिभावकों की निम्न आर्थिक स्थिति, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिएगा, इससे निकलने के लिए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय करना होगा। तो प्रत्येक कक्षा में 35 से अधिक शिक्षार्थी ना हो। कम बच्चे अगर क्लास में रखे जाएंगे तो क्या होगा कि शिक्षक हर बच्चों पर ध्यान दे पाएगा। योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और विद्यालय को अधिकाधिक आकर्षक बनाया जाए। यथासंभव क्रिया विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। रोचक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। ऐसा भी होता है कि बच्चे जब क्लास में बैठकर रुचि नहीं लेते, उन्हें कोई चीज़ रुचिकर ही नहीं लगती, तो वे वहाँ से उनका मन हटने लगता है और फिर उससे उनकी पढ़ाई में बाधा आती है और लास्ट में क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे करना है कि अपने विद्यालय को और अपने टीचिंग विधि जो है, आपकी टीचिंग मेथड है, उसे रोचक बनाना है जिससे बच्चे विद्यालय में टिक सकें, आपकी क्लास में बच्चे काफ़ी समय तक बैठ सकें। अगला क्या है, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। तो मुदालियर आयोग के अनुसार हमारे यहाँ विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जीवन से पूर्णतः अलग होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण प्रारंभिक विधियों से किया जाता है जिसमें वह रह रहा है। हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण होता है और एक मार्गी यानी कि बहुत ही संकीर्ण, कम जगह में इसका मतलब विकास किया जाता है पाठ्यक्रम का। इसमें शिक्षार्थी को सर्वांगीण विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पाठ्यक्रम से, सिर्फ करिकुलम के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। पाठ्यक्रम अव्यावहारिक और वास्तविक है और इसका जीवन से कोई भी संबंध नहीं रह गया है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों, व्यवसायों और उद्योगों को शामिल करें। शिक्षार्थियों की रुचि के अनुकूल विषयों का चुनाव करने का उन्हें अवसर दिया जाए और पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक रोचक बनाया जाए। तो सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम के अंदर ही शामिल किया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे का नैतिक गुणों का विकास हो सके, शारीरिक गुणों का विकास हो सके। तो बच्चे कई सारी चीज़ें जो पाठ्यक्रम है उसी से सीख सके। तो इसलिए हमें पाठ्यक्रम को क्या करना है, काफ़ी रोचक बनाना है, उसमें कई सारी चीज़ों को ऐड करना है। आगे देखिएगा, अगला है शिक्षार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता। तो यह भी एक समस्या ही है कि अनुशासनहीनता की समस्या माध्यमिक शिक्षा की एक अन्य विकट समस्या है। इसके लिए अनेक कारण भी उत्तरदायी हैं जैसे अभिभावकों के द्वारा बालकों पर ध्यान न दिया जाना, वर्ष पर्यंत तक विद्यालय में प्रवेश की अनुमति, विद्यालय की अनियमितता, शिक्षण का निम्न स्तर, अयोग्य अध्यापक, अरुचिकर पाठ्यक्रम और दोषयुक्त परीक्षा प्रणाली। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक कारण है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थियों में आत्मिक अनुशासन पैदा करने में पूर्णतः असक्षम है। अतः इस समस्या का समय पर समाधान न किया जाएगा तो समस्या जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए चाहिए कि पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाए, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, शिक्षक और शिक्षार्थी की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाए,
शिक्षार्थियों को दूषित राजनीति के दलदल से दूर रखा जाए और शिक्षण हेतु रोचक विधियों का प्रयोग किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग अगर किया जाएगा तो बच्चों में जो अनुशासनहीनता है वह समाप्त हो जाएगा। अगला है दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति। अगर दोषपूर्ण परीक्षा होती है तो उससे भी क्या होता है, कई सारी कठिनाई आती हैं, तो यह भी एक समस्या ही है। आज क्या होता है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उद्देश्य लेकर पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसी प्रकार सर्वप्रथम उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही रह जाता है कि बच्चे सिर्फ टीचर क्या सोचता है कि बच्चे सिर्फ पास हो जाएं, और बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएं, बस यही उद्देश्य रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि माध्यमिक विद्यालय में मासिक परीक्षाओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन उसने परीक्षा में क्या और कितना लिखा है इसके आधार पर किया जाता है, और उसी के आधार पर शिक्षार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है या प्रवेश दे दिया जाता है। तो इसी के फलस्वरूप शिक्षार्थी केवल परीक्षा के समय कुंजियों से पढ़कर कुछ चयनित प्रश्नों के उत्तरों को रटकर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख देता है। जब क्या होता है, परीक्षा पास आती है तो बच्चे एक सीरीज ले लेते हैं या फिर शॉर्ट नोट पढ़ करके ही परीक्षा दे देते हैं। उनका एक मकसद है कि बस हम किसी तरह पास हो जाएं। निबंधात्मक शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षार्थियों के मानसिक पक्ष का मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति है। अगर परीक्षा सही ढंग से विद्यालय में ना ली जाएगी, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा और एक सरल तरीके से परीक्षा ली जाएगी तो यह भी एक समस्या है, और बच्चों के विकास में काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं कि असावधानी प्रकट कर सकती है। तो इसलिए हमें परीक्षा प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा। आगे देखिएगा, परीक्षा में सुधार करने के लिए कोठारी कमीशन के कुछ सुझाव हैं। इन्होंने कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, शिक्षार्थियों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और शिक्षार्थियों के संपूर्ण पक्षों का बाह्य परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन को परीक्षा में उत्तीर्ण करने का आधार मानकर किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक परीक्षाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये सारे जो सुझाव हैं ये कोठारी कमीशन के द्वारा कहे गए हैं परीक्षा में सुधार करने के लिए। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला है माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंध करना। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं, जैसे निकाय माध्यमिक विद्यालय, स्वचालित माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय और सभी। तो इसमें स्वसंचालित माध्यमिक विद्यालय की संख्या सबसे ज़्यादा है। सरकार क्या करती है कि माध्यमिक शिक्षा के भार को स्वयं पर नहीं लेती, अपितु अनुदान के रूप में निजी संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे देती है और विद्यालय प्रबंधन का भार विद्यालयी प्रबंधकों को छोड़ देती है। तो इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है कि दुर्भाग्यवश इस शिथिलता के कारण अनेक विद्यालय हैं जैसे शिक्षण संस्थाओं के रूप में न चलाए जाकर एक व्यावसायिक उद्योगों के रूप में वे संस्था को चलाते हैं। अनेक स्थितियों में व्यक्ति स्वयं की हैसियत से अधिक व्यक्तियों के समूह वगैरह उचित भवन और उपकरणों के शिक्षार्थियों को दाखिल करके विद्यालय को चलाने लगते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि शिक्षा विभाग के पास विद्यालयों को मान्यता देने के अलावा और कोई उपाय रह ही नहीं जाता। तो कई सारे जो ऐसे मतलब निजी संस्थाएं जो खुल गई हैं यह भी एक कारण हो जाते हैं बच्चों के असफल होने के, क्योंकि जब निजी संस्था खुलती है तो उनका मेन मकसद बच्चों को शिक्षित करना नहीं होता बल्कि अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को बढ़ाना होता है। तो इसलिए अगर इन चीज़ों पर प्रबंध किया जाएगा, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी तो चीज़ें और भी अच्छी होंगी, बच्चों का विकास होने में और भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, यानी कि इतनी सारी समस्याओं को आपने देखा है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं और इनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या है माध्यमिक शिक्षा का और इसका गठन कब हुआ। तो दोस्तों कई सारी चीज़ें हमने आज की इस क्लास में बहुत ही डिटेल से जानी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसका नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लियर नहीं है और मैंने अभी तक आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक हैं तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम उस पर आपको
मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।